आप सभी परीक्षार्थियों को मैं आज के सत्र में आमंत्रण करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में मेरी बात पुनः इतिहास विषय से जुड़ने वाली है, अर्थात जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उन परीक्षार्थियों के साथ आज मैं पुनः बात करना चाहूँगा और उनके संबंधित पाठ्य सामग्री के इर्द गिर्द जो नए संभावित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की दिशा देते हुए उन्हें एक नया आकार देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने सिलेबस देखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास से यदि मैं एक प्रश्न को आप तक पहुंचाऊं और उसमें आपको गांधीयन मूवमेंट से जुड़े हुए अर्थात गांधी जी के जो आंदोलन का जो कालखंड रहा था उसको इर्द गिर्द रखते हुए कई किस्म के आंदोलन या उनसे संबंधित जानकारियों की अपेक्षा की जाती है। यदि इसी टाइम फ्रेम से एक प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें, तो यदि ऐसी स्थिति बनती है प्रश्न की, तो उसमें निसंदेह यह प्रश्न एक ऐसे जवाब की अपेक्षा करता है जहां आप उस कालखंड में अर्थात गांधीयन मूवमेंट में वैसे जितने भी वीरांगनाएं रही हैं या वैसी महिलाएं रही हैं जिनकी अग्रिम भूमिका रही, उनका नाम और उनके द्वारा किए गए कृत्य या उनके द्वारा जो सहयोगात्मक कार्य हुए उनकी व्याख्या भी वांछित हो जाती है। तो यदि इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि ऐसा एक प्रश्न सृजित होता है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स की हैसियत से हो या फिर यूं कहे कि दीर्घोत्तरीय स्तर के स्तर पर हो, तो इसकी प्रश्न की व्याख्या कैसे होगी, उनमें किन किन बातों का समावेश होगा, उसको ही मैं आपके समक्ष रखने की तैयारी कर रहा हूं। चलिए देखते हैं उस प्रश्न का एक आकार कैसा है। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेषकर गांधीवादी चरण गांधीयन मूवमेंट जिसको मैं कह रहा हूं, उस विशेष कालखंड में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें, तो मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि इस संदर्भ से जुड़े हुए प्रश्न की व्याख्या कितनी हो सकती है उसको मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का, और अभी आप जुड़ चुके हैं अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के सौजन्य से नई जानकारियों को अपने साथ जोड़ने की कड़ी में। तो चलिए आप लिखते हैं, आगाज कैसे होता है इंट्रो जिसको मैं कहता हूं, उसमें आप लिखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीयन मूवमेंट या फिर गांधीवादी चरण के दरमियान महिलाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता, साहस तथा नेतृत्व की क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। इसके प्रमाण भी मिलते हैं इतिहास के पन्नों में। जब आप दर्ज करते हैं इन बातों को, तो आप इन शब्दों पर आपकी दृढ़ता होनी चाहिए, और यही वो शब्द होंगे जो आपकी लेखनी को ताकत देते हैं। हालांकि आप आगे लिखते हैं, आगे आपकी लिखावट ये होनी चाहिए, हालांकि गांधी युग से पूर्व भी, तो यहाँ पर उसकी पृष्ठभूमि पर भी थोड़ी सी दृष्टिपात करने की आवश्यकता है कि गांधीयन युग में तो वो सक्रिय भागीदारी दिखी ही, लेकिन इसके पूर्व की भी पृष्ठभूमि बनती दिखी थी जो अंततः एक प्रेरक स्रोत के रूप में काम आई। तो आप लिखते हैं, हालांकि यहाँ पर आप क्या लिखते हैं कि हालांकि गांधी युग से पूर्व भी महिलाओं की भागीदारी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इसके प्रमाण भी हैं इतिहास के पन्नों में। इस तरह तो 1857 से बात शुरू करनी चाहिए। तो 1857 के पूर्व ही भीमाबाई होलकर और कित्तूर की महारानी का संदर्भ आ रहा है, यहाँ पर आप उनका भी जिक्र करेंगे। तो पृष्ठभूमि के संदर्भ में ये बातें लिखी जानी चाहिए कि उसके पूर्व ही भीमाबाई होलकर और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसी तरह उस कड़ी में यदि ऐसी वीरांगनाओं का जिक्र होता है, उसकी पृष्ठभूमि में दर्ज करने की आवश्यकता है, और ये सारी बातें इंट्रोडक्शन के संदर्भ में दर्ज की जानी चाहिए। उसके बाद गांधीयन मूवमेंट में वैसे विशेषज्ञों, वैसे लोगों की, वैसे महान विभूतियों के नाम भी लिखे जाने चाहिए। तो चलिए, इसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व लखनऊ की बेगम हजरत महल
ने 1857 में के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये सारी बातें आपको पृष्ठभूमि में दर्ज करने की आवश्यकता है। आगे इतना लिखने के उपरांत आप ये लिखते हैं कि अब उसके बाद अब एक नया जो चैप्टर आता है, नया जो कालखंड आता है, वहाँ से आपकी बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से उनकी सक्रिय भागीदारी के कई प्रमाण मिलते हैं। तो उस कालखंड को आप यहाँ से लेते हैं और आप लिखते हैं कि 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के बाद के विरोध में चलाए गए चलाए गए जितने भी स्वदेशी आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर के इस निश्चित कालखंड के बाद अर्थात 1905 के बाद महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रूप से देखने को मिली। तो उसी को ध्यान में रख करके आगे बात कही जानी चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिलाओं को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। ये भी समझने की आवश्यकता है कि उस वक्त की जो तात्कालिक जो राजनीतिक स्थिति थी, राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसने महिलाओं को एक तरह से कहा जाए एक राजनीतिक मंच प्रदान किया। तो कहा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास सैकड़ों हजारों महिलाओं की वीरता, बलिदान एवं राजनीतिक दूरदर्शिता की गाथा से भरा पड़ा है। तो जिस तरीके से हमारे पुरुष वर्ग की सक्रिय भागीदारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलती है, कमोबेश ऐसी स्थितियां है ना, समाज का जो सबसे बड़ा धड़ा है जिसको आदिशक्ति कहते हैं, उनकी ओर से भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही थी। तो हजारों सैकड़ों महिलाओं की वीरता, बलिदान और राजनीति की दूरदर्शिता की गाथा से हमारा ऐतिहासिक या स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। आगे इन सारी बातों को दर्ज करते हुए अब आप तेजी से अपनी मुख्य बात पर आने की कोशिश करते हैं, अर्थात जो जैसा कि प्रश्न की डिमांड थी वो गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ रही है। तो आप लिखते हैं कि गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े थे तो उन्होंने यहाँ की महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ना शुरू किया था। तो ये गांधी जी का ये प्रयास था कि राजनीतिक या फिर स्वतंत्रता की लड़ाई में दोनों की समानांतर भागीदारी होनी चाहिए, अर्थात भूमिका उनकी भी सक्रिय होनी चाहिए। इस स्थिति में उन्होंने महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ना शुरू किया और 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में ऐसे कई नाम आते हैं जिनकी सक्रिय भागीदारी के अनेकानेक प्रमाण मिलते हैं। उन पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा, जैसे कि यहाँ पर बात आ रही है सरोजिनी नायडू की, सरला देवी की, अरुणा असफ अली की। ऐसे कई नाम मिलेंगे जिनकी क्या भूमिका रही और उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे अरुणा असफ अली का जिक्र हुआ, उसी तरह से राजकुमारी अमृत कौर का जिक्र हुआ, सुचिता को कृपलानी का जिक्र हुआ। इस तरह के नेताओं की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से मील का पत्थर, इनके कार्यों ने मील का पत्थर साबित किया इन अपने कृत्यों से। तो उसको देखने की जरूरत है। अब बारी बारी से क्या करना है हम लोगों को, जब ऐसे प्रसंग आ जाए तो आपको सरोजिनी नायडू से अपनी बात शुरू करनी चाहिए। तो जो भी नाम इसमें सक्रिय दिखेंगे उनको आप अपने विवेक से दर्ज करने की प्रश्न करेंगे। तो जहाँ तक सरोजिनी नायडू है ना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ कि जहाँ तक सरोजिनी नायडू और उनकी बेटी पद्मजा नायडू की बात है, तो भारत कोकिला के नाम से, याद रखिए, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता था। तो भारत कोकिला के नाम से जो प्रसिद्ध थी, कौन? सरोजिनी नायडू। तो उनकी क्या भूमिका रही, किस तरीके से अपनी भागीदारी उन्होंने निभाई, तो प्रसिद्ध सरोजिनी ने 1930 ईस्वी में, उनके बारे में क्या लिख रहा हूँ मैं कि 1930 ईस्वी में इतिहास के पन्नों में बिल्कुल इन्हीं बातों का उल्लेख है। तो 1930 ईस्वी में नमक मार्च में शामिल होकर के गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने। इस तरह से 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता के तहत भी लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी इनकी गांधी जी के साथ इनकी उपस्थिति हुई थी। इससे पूर्व देखा जाए, अगर इससे पूर्व इनकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की चर्चा की जाए, राजनीति सक्रियता की चर्चा की जाए, तो 1925 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्षा भारतीय महिला अध्यक्षा होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त होता है। तो ये बता रहा है कि गांधीवादी के चरण में, गांधी जी के जीवन काल की अवधि में महिलाओं ने भी बेहद सक्रियता से अपनी भूमिका को निभाया था। उसी की चर्चा हो रही है। तो ये सब बिंदुवार आप करते हैं जो आपकी स्क्रिप्ट और धारदार हो जाती है। तो वही मैंने लिखा कि पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त हुआ।
आगे आप लिखते हैं, इसी तरह जब 1930 ईस्वी की बात आ जाती है, 1930 ईस्वी में गांधी जी की गिरफ्तारी जब हुई थी तो सरोजिनी नायडू ने ही कमान संभाला था। सोच लीजिए कि गांधी जी की तात्कालिक उस वक्त जो गिरफ्तारी हुई थी तो इतने महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, अर्थात सरोजिनी नायडू ने उस वक्त ये भूमिका कमान संभाली थी। इतना ही नहीं, 1932 ईस्वी में भी वे कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्षा की भूमिका निभाई थी। तो ये भी मानने की आवश्यकता है कि कितने एक्टिविज्म, कितने एक्टिविटी रही थी, कितनी सक्रियता रही होगी तत्काल रूप से जितने भी हमारे महिला जो वर्ग रहा होगा, उसमें जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो राजनीतिक रूप से जो सक्रिय अपनी भूमिका निभाते थे, वो कितनी शिद्दत से अपनी भूमिका को निभाया था उन्होंने। तो राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें इस हद तक भरी हुई थी। इसी तरह से अरुणा असफ अली का भी जिक्र हो जाना चाहिए। तो अरुणा असफ अली का जहाँ तक जिक्र है तो अरुणा जिन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि भारत की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो आप अरुणा असफ अली का नाम जोड़ेंगे। तो अरुणा असफ अली के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्होंने भी वर्ष 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में और 1941 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान इन्होंने कई बार जेल की सजा काटी थी। तो इस तरह की जो इनकी एक्टिविटी थी, इस तरह से सक्रिय भागीदारी जो थी, ये राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ती है और इसे इतिहास के पन्नों में नकारा नहीं जा सकता, उनकी इस तरह की बलिदान को, इस तरह के त्याग को। आगे उसी के संदर्भ में, उनके संदर्भ में लिखा है कि 1942 ईस्वी में इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने का कार्य किया था। ये भी एक मील का पत्थर इनके द्वारा अरुणा असफ अली के नाम दर्ज है। इन्होंने ये कृत्य करके दिखाया था। तो कितनी साहसिक प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, इसका अंदाजा लगाना बेहद आसान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चर्चा राजकुमारी अमृत कौर के लेकर के किया जाए। तो राजकुमारी अमृत कौर भी अपने यहाँ देखिए, अपने 16 वर्षों तक, अपने जीवन काल का 16 वर्ष उन्होंने महात्मा गांधी के सेक्रेटरी अर्थात सचिव के रूप में काम किया था। इतना ही नहीं, 1930 ईस्वी में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने यात्रा के साथ साथ जेल की भी सजा काटी थी। तो कितनी त्याग भावना रही होगी उस वक्त के महिला, हमारे जितने भी कर्मठ लोग रहे होंगे, कि उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च के साथ साथ यात्रा के साथ साथ जेल की सजा भी काटी थी। वर्ष 1942 ईस्वी में इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था, सेडिशन का चार्जेस भी लगा था। अब सोच लिया जाए कितने त्यागी किस्म के प्रवृत्ति के लोग थे, समर्पित लोग थे राष्ट्र सेवा के प्रति। तो देशद्रोह का मुकदमा भी लगा था। इसी तरह से अगर सुचिता कृपलानी की बात की जाए, थोड़ी सी इनकी भी चर्चा कर ली जाए, तो सुचिता कृपलानी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। मैं उन चुनिंदा लोगों का नाम ले रहा हूं, वैसे तो अनन्य और असंख्य संख्या में इस तरह से लोग हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता, अर्थात इतिहास के पन्नों में गौण तरीके से जरूर दर्ज हैं, लेकिन उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन यहाँ कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लिखे जाने चाहिए, जैसे सुचिता कृपलानी का भी जिक्र कर रहा हूँ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में संविधान सभा की सत्र में वंदे मातरम गाने का श्रेय इनको ही प्राप्त हुआ था, सुचिता कृपलानी को ही प्राप्त हुआ था। 1947 ईस्वी में संविधान सभा की ओर से जो वंदे मातरम का जो गीत जो है ना, इन्होंने ही गाया था। इस तरह मैं इनकी भूमिका को भी नहीं नकार सकता, भले उस वक्त कम उम्र की रही होंगी, है ना, अपने जीवन काल के अर्ली एजेस में रही होंगी इंदिरा गांधी, फिर भी उस वक्त उन्होंने बाल चरखा संघ की स्थापना की थी। 1917 ईस्वी की बात कर रहा हूँ मैं। और इतना ही नहीं, और आगे की कालखंड में असहयोग आंदोलन का जब संदर्भ आया था तो उस वक्त भी उस आंदोलन को सहयोग करने के लिए इन्होंने बानर सेना का गठन किया था। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी बातों के संदर्भ में कुछ और कहने की आवश्यकता है। यदि मैं सार की ओर बढ़ रहा हूँ तो आपको कहना चाहिए कि कुल मिलाकर कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता, है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी ने सदियों पुरानी सामाजिक बंधन को तोड़ करके घरों की चार दीवारी से बाहर निकली। तो एक तरह से जो सदियों से उनकी जो पारंपरिक जो व्यवस्था बनी रही थी, उससे उनको उस दायरे को तोड़ करके उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दरमियान भी महिलाओं की जो भूमिका दिखाई देती है वो सक्रिय दिखाई देती है। अर्थात सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दरमियान
महिलाएं सार्वजनिक सभा का आयोजन करती थीं, विदेशी कपड़ों की बहिष्कार में हिस्सा लेती थीं, शराब के दुकानों के आगे धरना देती थीं और इसके साथ साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में भी उतनी ही रुचि रहती थी। तो अब देख लिया जाए, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के कई प्रमाण मिलते हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी कितनी सक्रिय थी और कितनी रचनात्मक थी। तो ये सारी बातें यदि आप दर्ज करते हैं तो ये गांधीवादी चरण में उनकी भूमिका को आप एक तरह से संतुलित रूप से दिखाने की स्थिति में हो जाते हैं। तो वही मैंने कहा कि अन्य रचनात्मक कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी दिखाई देती थी। इसी तरह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान महिलाओं ने जब करो या मरो, गांधी जी की ओर से जब करो या मरो का ये बताया गया, यह मंत्र दिया गया, तो उस नारे के साथ हिंसात्मक गतिविधियों में भी उनकी भूमिका, मतलब कहीं एक तरफ वो शांत प्रवृत्ति से गांधी जी के गतिविधियों में, गांधी जी के आंदोलन का हिस्सा बनी, तो एक तरफ दुर्गा का रूप लेकर के भी हिंसात्मक गतिविधियों में भी उनकी भूमिका जो दिखाई देती है, इतिहास उन प्रमाणों को भी अपने साथ दर्ज करता है। तो भाग लेने, उस तरह के हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने लगी, जैसे कि रेल की पटरियों को उखड़वाना, सरकारी कार्यालयों में आग लगाना, है ना। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों में या सरकारी या अंग्रेजी पुलिस पर पथराव करना, ये ऐसी कुछ गतिविधियां हैं जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि इतिहास के उस कालखंड में महिलाओं ने भी अपनी समानांतर और बिल्कुल पुरुष के समान पौरुष दिखा करके भारत राष्ट्र को एक तरह से अंग्रेजों से मुक्त करने का भी पुरजोर प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में एक सम्मानजनक निर्णय निष्कर्ष क्या लिखा जा सकता है, वो अब उस ओर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप उसे और ब्यूटिफाई कर सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर लिखा जाना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी चरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई थी, जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में, विभिन्न कैपेसिटीज में, विभिन्न क्षमताओं में बहुमूल्य योगदान दिया था और उनकी भागीदारी ने न केवल आंदोलन को मजबूत किया, वही मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ आंदोलन को मजबूत किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद, यहाँ इस बात को भी लिखना चाहिए, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत में लैंगिक समानता, जो जेंडर इक्वालिटीज जो थी, लैंगिक समानता और सामाजिक सुधारों की भी नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातों को कहते हुए गांधी जी की उस कथन को भी यहाँ स्थान देने की जरूरत है, जो उनकी भूमिका से गांधी जी ने इस बात को स्वीकार किया था। तो यहाँ अंतिम रूप में आपको इस कथन भी दर्ज करना चाहिए, और यहाँ पर ये लाइन से आप अपना समापन होता है कि यहाँ गांधी जी के कथन को ये बताना आवश्यक हो जाता है कि जब जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का जिक्र होगा, है ना, जिक्र लिखा जाएगा, तब ये बातें लिखी जानी चाहिए, तब तक भारत की महिलाओं के द्वारा किए गए बलिदान को सर्वप्रथम याद किया जाएगा। तो ये बात लिख करके आप अपने निष्कर्ष को और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। इसी तरह से अब आप तो अल्टीमेटली आप क्या लिखते हैं, तो कहा जाए कि इनके देश प्रेम और राष्ट्रीय विचारों का कुछ शब्दों में समेटना, वो बातें बिल्कुल अब समापन की ओर बढ़ रहा हूं मैं, तो यहाँ मैं वही कह रहा हूं कि कहा जाए कि इनके देश प्रेम और राष्ट्रीय विचारों को कुछ शब्दों में समेटना मुमकिन नहीं है। तो कहा जाए कि उनका ये योगदान, राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान सराहनीय और वंदनीय है। इस शब्द को आप जोड़ करके अपनी बात का समापन कर सकते हैं। तो जैसा कि आज मैंने जो प्रसंग रखा था, वो गांधीयन मूवमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे प्रसंग उसके इर्द गिर्द पूछे जा सकते हैं। उसी में ये प्रश्न था कि गांधीवादी चरण के बीच में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर प्रकाश डालें। तो यदि ऐसी कोई प्रश्न आता है, इस तरह का कोई प्रश्न आप तक आता है, तो उसकी व्याख्या में कमोबेश इतनी सारी बातों का अनिवार्य रूप से दर्ज होना बेहद जरूरी है। तो मैंने इसी प्रश्न की व्याख्या के साथ आपको जोड़ा। आज के इस सत्र पर आप जुड़ते हुए यदि आपको लगता है कि मुझसे और कुछ अपेक्षाएं आप रखते हैं, तो मैं एक नंबर देता हूं जहां से आप मुझसे बात करके नवीनतम जानकारियों को साझा कर सकते हैं। आप वो नंबर लिख लें। यहाँ पर वो नंबर मैं आपके समक्ष दर्ज कर रहा हूँ, जहाँ आपके सिलेबस से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ मेरे साथ दर्ज की जा रही हैं। ध्यान से सुन लें इस नंबर को, 8292-316, ये 3 लिखा हुआ है,
316-880। तो अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी करमटोली रांची के सौजन्य से ये सारी जानकारियां आप तक साझा की जा रही हैं ताकि परीक्षा उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंच सके। आज के इस सत्र को यदि आपने लाइक किया हो या पसंद किया हो तो आप उसे मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मैं आपकी नई जानकारियों के साथ आपके ज्ञानवर्धन के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए और हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।